गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बच्चों को लेसन 6 हमने स्टार्ट किया है मुद्रा, उसके उद्गम और कार्य। बच्चों मुद्रा जिस तरह हमने व्याकरण में पढ़ते हैं कि भाषा क्या है। भाषा बेसिकली एक ज़रिया होता है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार बच्चों दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं और बेचते हैं। उनको खरीदने के बाद हमें जो वस्तु खरीदने के बदले हम जिस रूप में भुगतान करते हैं, जैसे रुपये के रूप में या सिक्के के रूप में जो भुगतान करते हैं वो मुद्रा है। और कोई वस्तु को बेचकर भी जो धन हम प्राप्त करते हैं वो मुद्रा है। तो बच्चों बेसिकली मुद्रा वो साधन है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय या वस्तुओं के विनिमय में सहायक होती है। तो जब मुद्रा नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता था। उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बच्चों हमने नोट्स पढ़ा कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अनुपस्थिति में, जब मुद्रा नहीं थी प्रचलन में, तब लोग वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तु को खरीदते और बेचते थे। जैसे कोई गेहूं देकर कपड़ा ले लेता था या जूते देकर अनाज ले लेता था। इस प्रकार कोई श्रमिक है वो अपने काम के बदले में अनाज प्राप्त कर लेता था या कोई दूसरी वस्तु प्राप्त होती थी, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। परंतु ये प्रणाली बच्चों वस्तुओं के आदान प्रदान में या वस्तु के विनिमय में सहायक नहीं थी, क्योंकि इससे वस्तुओं का लेन देन शिथिर मात्रा में होता था। इसकी कुछ कमियां थी जो हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की कठिनाई। बच्चों आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, उनके पास दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे व्यक्ति की वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए तथा दोनों के लिए उन वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिता भी होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे की वस्तु का आदान प्रदान करेंगे। जबकि ये होना संभव नहीं होता, क्योंकि दैनिक जीवन में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि मुझे जिस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करनी है तो सामने वाले व्यक्ति को भी मेरी वस्तु की ज़रूरत है। अर्थात आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग पाया जाना एक कठिन कार्य है। दूसरी कठिनाई थी वस्तु विनिमय में मूल्य के माप का अभाव। बच्चों आज हम प्रत्येक वस्तु के मूल्य को मुद्रा यानी रुपये के रूप में माप सकते हैं। ये 10 रुपये किलो है, ये 50 रुपये लीटर है, ठीक है, या ये 100 रुपये में प्रति मीटर है। हर वस्तु के माप को मुद्रा के द्वारा, रुपये के द्वारा मापा जा सकता है। परंतु जब मुद्रा नहीं थी तो सोचिए हम किसी भी वस्तु के मूल्य को अलग अलग वस्तुओं के मूल्य में मापते थे। जैसे कि यदि हमने 10 मीटर कपड़े के मूल्य को मापना है तो हम या तो कहेंगे कि 50 किलो गेहूँ, या फिर ये कहेंगे कि 2 जोड़ी जूते। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित माप उस दशा में नहीं पाया जाता था। तीसरी जो कमी थी बच्चों भविष्य में भुगतान में कठिनाई। बच्चों दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे हम पूरा महीने काम करेंगे और हमें महीने के अंत में अगर यदि वेतन मिलता है तो काम के बदले में भविष्य में जो भुगतान होता है उसे कहते हैं भविष्य में किया गया भुगतान। तो वो बेसिकली क्या है कि मुद्रा के रूप में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है वो कितने भी समय तक आप उसको रख लीजिए, वो उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। जबकि अगर हम यदि वस्तु दे देते हैं किसी व्यक्ति को, 1 महीने के बाद यदि कोई वस्तु देने के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हो सकता है उस समय तक वो वस्तु खराब हो जाए। तो इससे भविष्य के भुगतान में कठिनाई होती थी। जैसे हमने किसी वस्तु को सब्जियों के रूप में भुगतान किया तो वो सब्जियां नाशवान होती हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो लंबे समय तक नहीं चल सकती, तो वह व्यक्ति 1 महीने बाद उनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो भविष्य में जो भुगतान होते हैं बेसिकली बच्चों जब वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के रूप में किए जाते थे तो उनमें कठिनाई होती थी, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं नाशवान होती हैं, ख़राब हो जाती हैं और उनको लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसी ही कठिनाई है मूल्य के संचय में कठिनाई। बच्चों किसी भी वस्तु को अधिक समय तक स्टोर करके उसको इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता। जैसे यदि हमने लकड़ी के बदले में मान लीजिए
दूध प्राप्त किया है या घी प्राप्त किया है, या किसी वस्तु को हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी वस्तु आ गई है जिसको हमें लंबे समय तक स्टोर करना है या संग्रहण करके रखना है, तो उसके संग्रहण में कठिनाई आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, उनको इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता। तो जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हम बैंक में जमा कर सकते हैं उनको, बल्कि बैंक से हमें ब्याज प्राप्त होगा, उनका मूल्य बढ़ जाएगा। परंतु यदि 1 लाख रुपए की हमारे पास कोई सब्जी है, जैसे आलू है, प्याज है, उनको अगर हम बहुत लंबे समय तक रखना चाहेंगे तो बच्चों उसमें संभावना है कि वो खराब हो जाएगी। इसलिए जब मुद्रा नहीं थी तो मूल्य के संचय में यानी मूल्य को संग्रहित करना कठिन कार्य था। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कई प्रकार की परेशानियां थी। एक तो जैसे हमने पढ़ा कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जो पाया जाना वो कठिन कार्य था। नंबर 2 पे हमने पढ़ा मूल्य का निश्चित माप नहीं होता था। नंबर 3 पे हमने पढ़ा बच्चों मूल्य को संग्रहित नहीं किया जा सकता, यानी लंबे समय तक संचित नहीं किया जा सकता। और एक पॉइंट में हमने देखा कि भविष्य में होने वाले जो भुगतान हैं, जो आने वाली अवधि में जो भुगतान होते हैं, वो वस्तुओं के रूप में नहीं किए जा सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मुद्रा का मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा का वस्तु मूल्य। तो मौद्रिक मूल्य वो होता है जो किसी मुद्रा पर, जैसे किसी सिक्के पर या कागज के नोट पर अंकित होता है, छपा हुआ होता है, जो लिखा हुआ होता है, वही उसका मौद्रिक मूल्य होता है, मनी वैल्यू ऑफ मनी। जैसे 500 रुपये का नोट है, उस पर 500 रुपये लिखा हुआ है, तो वो उसका अंकित मूल्य है। बेसिकली उसको मौद्रिक मूल्य भी कह सकते हैं। 2000 के नोट पे 2000 रुपये लिखा होगा तो 2000 रुपये उसका अंकित मूल्य कहलाता है या मौद्रिक मूल्य कहलाता है। एक होता है मुद्रा का वस्तु मूल्य। बच्चों जिस धातु से या जिस पदार्थ से कोई रुपया, पैसा या सिक्का बना हुआ है, उस धातु का मूल्य मुद्रा का वास्तविक मूल्य कहलाता है, उसको वस्तु मूल्य भी कहते हैं। जैसे 5 रुपये का सिक्का, उसका मौद्रिक मूल्य तो है 5 रुपये क्योंकि उस पर लिखा होता है, परंतु जिस धातु का वो बना हुआ, मान लीजिए वो किसी मिश्र धातु का है, वो लोहे का है या पीतल का है, तो वो कितना लोहा उसमें लगा हुआ है, उस लोहे का जो मूल्य है वो उसका वस्तु मूल्य कहलाता है। जैसे चांदी का सिक्का है बच्चों, अगर उस चांदी का मूल्य 100 रुपये है तो उस पर भले ही 1 रुपया लिखा हुआ है तो उसका वस्तु मूल्य 100 रुपये कहलाएगा, क्योंकि उस पदार्थ का मूल्य जिससे वो मुद्रा बनी हुई है उसका मूल्य 100 रुपये है। तो फिर हमने मुद्रा का वर्गीकरण पढ़ा। मुद्रा को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मुद्रा का बेसिकली 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। पूर्णकाय मुद्रा, पूर्णकाय का मतलब जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो मुद्रा यानी कि जिसमें उसका पूर्ण धातु का मूल्य शामिल होता है, उसको पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ है कि मुद्रा का वह मूल्य जो इसमें प्रयोग की गई धातु या वस्तु के मूल्य के समान होता है। जैसे तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, इस तरह की जो मुद्रा होती है ना बच्चों, पूर्णकाय मुद्रा होती है, क्योंकि इसमें जो उस पर छपा हुआ मूल्य है वह मूल्य उसका मूल्य नहीं होता, बल्कि जितना मूल्य उसकी धातु में लगा होता है वह उसका मूल्य होता है। उसे हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। यानी कि पूरी मुद्रा में लगी हुई वस्तु या धातु का मूल्य पूर्णकाय मुद्रा कहलाता है। एक है बच्चों प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। ये वास्तव में पूर्णकाय मुद्रा नहीं होती, ये उसका सिर्फ अंकित मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य। जैसे नोट हैं, कागज़ के नोट, बेसिकली उस कागज़ का मूल्य 500 रुपये नहीं होता जिस पर 500 रुपये का नोट छपा होता है, परंतु केंद्रीय बैंक या सरकार के द्वारा ये प्रतिभूतित होता है। इसकी ये गारंटीड मुद्रा होती है, एक तरीके से एक रसीद के रूप में ये जारी होती है कि इसका मूल्य वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से 500 रुपये कहलाएगा। तो बेसिकली ये प्रतिनिधि करती है मुद्रा का, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। और अंत में बच्चों साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। ये वो मुद्रा होती है जिसमें अंकित मूल्य इसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे कि हमने अभी कागजी नोटों की बात की थी, उनका जो छपा हुआ मूल्य होता है उन पर वो अधिक होता है, क्योंकि यदि छपा हुआ मूल्य अधिक नहीं होगा, मान लीजिए हमने एक 5 रुपये का सिक्का है या 10 रुपये का सिक्का है, यदि उसकी मुद्रा का मूल्य 100 रुपये है, यदि उस लोहे का मूल्य 100 रुपये है और उस पर लिखा 10 रुपये है, तो लोग क्या करेंगे, सारे सिक्कों को गलाकर उस लोहे को बेच देंगे, तो बेसिकली इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे।
परंतु होता क्या है कि जो साख मुद्रा है इसमें जो छपा हुआ मूल्य होता है, उस पर अंकित जो मूल्य होता है, जो इंस्क्राइब्ड वैल्यू होती है कॉइन्स के ऊपर या प्रिंटेड वैल्यू होती है किसी नोट के ऊपर, उसका मूल्य अधिक होता है और वास्तव में उस कागज़ का मूल्य कम होता है। तो इस तरह की मुद्रा को साख मुद्रा कहते हैं। यानी मुद्रा के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य इस पर लिखे हुए मूल्य से कम होता है। तो बच्चों, इस प्रकार इन नोट्स को हम समझेंगे। थैंक यू, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग।